हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मूव करेंगे या इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उसको हम सीख लें तो बड़ा आसानी होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में। ये जो टॉपिक है जिसपे ये एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 3.4, वो बेसिकली अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, खूब आराम से आप समझिए। 10 से 15 मिनट का इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इक्वेशंस और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले समझते हैं जो नॉर्मल इक्वेशंस हम लोग मतलब जनरल इक्वेशंस सीखे थे किसी वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए आपको देता था ना एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये भी एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिए। तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि ये जो वेरिएबल एक्स है ये एक रियल नंबर होता था अब तक जो हमने सीखा। तो वो कौन कौन से रियल नंबर्स होंगे जिसको मैं एक्स की प्लेस पे रखूंगा तो वो क्या हो जाए, राइट हैंड साइड आ जाए, मतलब 4 हो जाए। तो जैसे आप बोलते थे कि x इजकल टू 2 रखिए और x इजकल टू -2, तो जब यहाँ पे रखेंगे या तो 2 रखिए या तो -2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता था, मतलब राइट हैंड साइड आ जाता था। तो हम क्या बोलते थे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इजकल टू 2 और x इजकल टू -2 होगा। क्लियर है? अब इसी तरीके का इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक नाम आ गया ना, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है नेम, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या हुआ, इसमें जो फंक्शंस आप सीखे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स जैसे साइन आपने सीखा, कोसाइन फंक्शन सीखा आपने, टेंजेंट मतलब टेन, ठीक है ना, सेकंड सेक, ठीक है ना, फिर कोसेक। तो इस तरह से हमने जो फंक्शन सीखे, अब इन फंक्शंस को लेके जो एक वेरिएबल एक्स मैं लूंगा, ठीक है ना, तो इस वेरिएबल एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, तो इसको लेके जो एक इक्वेशन बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं साइन एक्स दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये देखिए दोनों सिमिलर हैं, बस यहाँ पे क्या था, जो वेरिएबल था डायरेक्ट एक्स था, यहाँ पे वो वेरिएबल एक्स है लेकिन वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करता है। अब यहाँ पे अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो हमें वही x की वैल्यूज यहाँ पे निकालना होता है। यहाँ पे भी हम जैसे यहाँ पे आप निकालते थे ना x की वैल्यूज, वैसे यहाँ पे भी x की वैल्यूज ही निकालना होता है, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में मैं रखूं तो राइट हैंड साइड आ जाए। तो जैसे आप जानते हैं कुछ वैल्यूज आपको मैं बता दूं, x इजकल टू अगर π/2 ले लूं, ठीक है ना, तो इस पे मेरी वैल्यू क्या आती है, साइन की, साइन π/2 1, तो ये एक वैल्यू हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो बात करें, अगर उनको इन्वॉल्व करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं ना, तो इनके सॉल्यूशंस जो है ना हमेशा नंबर में इनफाइनाइट होते हैं। जबकि ये नॉर्मल जो करते थे, जितनी डिग्री होती थी इक्वेशन का ना उतना मैक्सिमम सॉल्यूशन आता था। लेकिन आप देखेंगे इन जनरल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है ना तो उसका सॉल्यूशन हमेशा नंबर में इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये अंतर है। तो अब चीजें बेसिक आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। उसमें एक वेरिएबल होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स, इसी को लेके मतलब एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, और उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और उसका सोल्यूशन क्या होता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, यही एक्स की वैल्यूज, ठीक है ना, सच दैट मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूं तो राइट हैंड साइड अपने आप आ जाए। तो ये बेसिक हो गया। अब चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको समझ में आ गए। अब मैं आता हूं जो कुछ क्वेश्चंस या कुछ रूल्स है, सर्टेन रूल्स है, उनको जरा समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके इक्वेशन बना के देता है, आपको 3 फंक्शंस पे फोकस करना है, 3 बेसिक फंक्शंस। क्या क्या? आपको साइन पे फोकस करना है, तो मैं साइन एक्स लिख देता हूं।
उसी तरीके से कॉस पे फोकस करना है तो मैं कॉस लिख देता हूं, और उसी तरीके से टेन पे फोकस करना है। तो अगर ये तीन के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हैं या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो बाकी जो बचे हुए थ्री आते हैं, जैसे कोसेक आ गया इक्वेशन में, या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक आ गया, सेकेंड बोलते हैं इसको, और फिर इसका टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ठीक है ना। तो अगर ये तीन आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इन तीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के, तो बाकी ये तीन अपने आप हो जाएंगे। कैसे? अगर कोसेक दिया 1 बाई साइन लिख लूंगा, सेक दिया 1 बाई कॉस लिख दूंगा, कॉट दिया 1 बाई टेन लिख दूंगा। ठीक है, पहली चीज। तो ये एक चीज हो गया कि आपको जो फोकस करना है मेन इन तीन ये जो तीन फंक्शंस है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, उन्हीं पे फोकस करना है। बाकी ये जो थ्री रिमेनिंग है वो इनके टर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, पहली चीज। दूसरा, थोड़ा सा 12 में आप जाएंगे, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो ये जितने फंक्शंस है ना, ये सब के सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं। साइन, देखिए मैं साइन का एक ग्राफ खींच के थोड़ा सा आपको बताऊं। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये ऐसे साइन का ग्राफ होता है, उसी तरीके से इधर जाता है। ठीक है ना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ डिटेल में बताया था, और इसीलिए मैंने केवल इन तीन फंक्शंस का बताया था। बाकी आप और बाकी के भी आप कर लेंगे, हम जब थोड़ा सा आगे जाके करेंगे तो इन फंक्शंस को भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, ग्राफ्स। तो यहां पे आपको मैं जो बताना चाहता था, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ना, एक ऐसी नंबर मिले मुझे जिसको हम टी बोलते हैं, सच दैट इस नंबर के बाद, मतलब इतने लेंथ का एक इंटरवल बनाऊंगा ना, उसके बाद क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ना अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, मतलब अपनी वैल्यूज को फिर से रिपीट करना शुरू करता है। तो पीरियोडिक फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है जनरल, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एक रियल नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी दिस इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, जो कि डोमेन में क्या ले रहा हूँ, रियल नंबर ना, तो डोमेन ये। तो ये जो होता है आपका मतलब पीरियोडिक फंक्शंस का डिफिनीशन। ठीक है। अब जनरल अगर इस फंक्शन का डोमेन मान लीजिए ए है तो आप यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए साइन का जरा आप ऑब्जर्व करिए, 0 यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई। इसका जो पीरियड होता है फ्रेंड्स ना 2 पाई, साइन एक्स जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो ये करेगा क्या ना, 2 पाई, हर एक 2 पाई लेंथ के बाद ना अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। जैसे देखिए 0 पे 0 था, इसके आगे ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है ना, और इसके लेफ्ट में निगेटिव है। तो ठीक देखिए जैसे ही 2 पाई के बाद आप जाएंगे, देखिए 2 पाई पहुंच गए। अब इसके बाद यहां से ये देखिए अगेन अपनी प्रॉपर्टी पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करता है, इसके लेफ्ट में निगेटिव है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को देखिए रिपीट करता है। समझ में आ गया। फिर देखिए ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 तक गया, फिर डिक्रीज करके 0 पे आया, फिर -1 पे आया, फिर 0 पे। सेम प्रॉपर्टी देखिए इंक्रीज करते हुए 1 पे, फिर डिक्रीज करके 0 पे, फिर -1, फिर ये आगे जाएगा 0। तो ये रिपीट करते रहता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से जो cos x होता है, इसके ग्राफ से देखिएगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका भी पीरियड क्या होता है 2 पाई। और tan x भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी पीरियड क्या होती है पाई। मतलब tan x में हर एक पाई के इंटरवल के बाद ना अपनी ये वैल्यूज को रिपीट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे tan का थोड़ा सा मैं ग्राफ खींच देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैसे, ये मान लीजिए मेरा पाई है, π/2, ये मेरा पाई है, ये 3π/2 एंड सो ऑन। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है देखिए कैसे होता है, ये ऐसे जाता था, ये ऐसे, मैंने ग्राफ खींचा था, थोड़ी सा प्रॉपर कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है ना, ये मेरा क्या होता था -π/2। ठीक है ना, फिर देखिए यहां से ऐसे स्टार्ट करता था, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब जहां से भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए 0 लिया, ये मेरा पाई है, तो ये मेरा पाई है ही, तो ये लेंथ मेरी पाई है, यही इसका एक पीरियड है। अब देखेंगे इसके बाद फिर से रिपीट करेगा। जैसे देखिए 0 पे इधर निगेटिव, फिर इंक्रीज करके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ठीक पाई पे जहां पहुंचे, पाई के बाद फिर 0 से इंक्रीज करता है, प्लस इन्फिनिटी पे पहुंचता है। समझ में आ गया। तो इसका क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं ये मैक्सिमम का ये सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो हमें इन तीन पे फोकस करना है। अब एक चीज यहां पे जैसे ध्यान दीजिए, मैं जो एग्जांपल लिखा था sin x दिस इज इक्वल टू 1 का लिखा था ना,
मैंने आपको बताया था ना π/2 पे इसकी वैल्यू देखिए, ये π/2 है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। फिर अगली बार देखिए यहां पे जब जा रहा है तो फिर ये पॉइंट क्या होगा, 2π प्लस π/2 कर दीजिए तो मेरा क्या आता है 5π/2। तो 5π/2 पे अगेन इसकी वैल्यू क्या है 1। फिर ये घूम के देखिए ऐसे जाएगा, फिर इस पे कहीं पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, मतलब मैं क्या बोलना चाहता था कि इसकी सोल्यूशन की बात करें तो x की वो वैल्यूज जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखूं तो 1 आता जाए, तो π/2 रखूंगा तब भी 1 आएगा, 5π/2 रखूंगा तब भी 1 आएगा, ठीक है ना। फिर उस तरीके से इधर भी आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा अगेन जो है कि ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, तो -3π/2 पे अगेन देखिए 1 होगा एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज आ रही है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखिए ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से इनफाइनाइट। तो यही मैं बोल रहा था कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब चलिए, अब यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको मैं बता देता हूं और उसके बाद फटाफट जो है हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देगा ना तो उसका दो सोल्यूशन बोलता है। एक को बोलता क्या है वो सोल्यूशन की, अगर मैं बात बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सोल्यूशन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन दो तरीके से आपके एक्सरसाइज में पूछा जाता है। एक को पूछता क्या है प्रिंसिपल, एक को पूछता क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन। आपको बोलेगा कि आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालिए, और दूसरे को क्या बोलता है जनरल सोल्यूशन। दूसरे को क्या बोलता है जनरल सोल्यूशन, ठीक। अब ध्यान दीजिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को लीजिए आप, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, x की वैल्यूज देखिए बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, π/2 है, फिर 5π/2 है, फिर इस तरीके से इधर -3π/2 है ना। तो इस तरह से मेरे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है, लेकिन वो x की वैल्यूज जो कि इस रेंज में लाई करे, जो मैं रेंज लिख रहा हूं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत आराम से देखिएगा, इस रेंज में लाई करे, मतलब 0 से 2π के बीच में लाई करे, 2π होना चाहिए, 0 से 2π के बीच में इस इंटरवल में लाई करता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल मतलब ये सारे के सारे सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये सारे सोल्यूशंस निकालना तो क्या होता है जनरल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन में आप देखेंगे हमेशा फाइनाइट आता है, क्यों? क्योंकि हमें x की वही वैल्यूज लेना है जो कि इस इंटरवल में लाई करे। तो जैसे देखिए अगर ये sin x = 1 मेरा इक्वेशन दिया है तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, मुझे 0 से 2π के बीच में जाना है। ध्यान दीजिएगा 0 से 2π के बीच में ही रहना है, तो 0 से 2π के बीच में केवल और केवल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरा एक सोल्यूशन आता है ना, 0 से 2π के बीच में केवल और केवल एक सोल्यूशन आता है यहाँ पे, वो क्या है मेरा π/2। प्लीज चेक करिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये चेक करना होता है कि कैसे, कब प्रिंसिपल बोल रहा है कब जनरल। तो प्रिंसिपल के लिए हमेशा याद रखिएगा इसी रेंज में जो जो x इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा जो होता है आपका, हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। ये सारे मतलब क्या, जनरल मतलब सब के सब सोल्यूशन जितने पॉसिबल होंगे सब के सब सोल्यूशंस आपको लिखना होता है। क्लियर? चलिए ये प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन में आपको समझ में आ गया। अब कुछ जनरल फार्मूले हैं, ठीक है ना, तो इनको मैं रिजल्ट्स फॉर्म में लिख देता हूं, जिसको आप अगर याद कर लें तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। पहला जो है कि देखिए जनरल सोल्यूशन, मैं मान के चलता हूं कि यहां पे sin x, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू sin अल्फा, ठीक है ना। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अब देखिए मेरा जो इक्वेशन रहा होगा कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा। मान लीजिए sin x दिस इज इक्वल टू, मैंने ऊपर दिया था ना 1। अब इसको क्या करिए ना, जब भी सोल्यूशन निकालना हो तो इसको भी आप साइन के सम एंगल फॉर्म में लिखिए, और कोशिश यही करिए कि जो भी यहाँ पे रखेंगे ना वो प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है ना इस इंटरवल में एक सोल्यूशन इसका निकालिए, उसी को रखिए। तो जैसे मैंने निकाल के बताया था π/2 ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2π के बीच में इसका क्या है
π/2, एक ही सोल्यूशन में बोला था, तो इसको आप लिख दीजिए sin π/2। इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin अल्फा। तो क्या हुआ, कोई इक्वेशन देगा, इसके लिए आप एक प्रिंसिपल वैल्यू लिख के साइन ऑफ वो कर दीजिए, इसी को मैं sin अल्फा बोल रहा हूँ। अब यहाँ से मैं जनरल सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो अगर ये है तो उस केस में जनरल सोल्यूशन जो मेरा होता है, जनरल सोल्यूशन इस केस में, तो क्या जनरल सोल्यूशन आएगा, x की वैल्यूज, तो x इक्वल टू होता है यहाँ पे n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n, ठीक है ना, और यहाँ पे अल्फा, जहाँ पे n मेरा क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अब इंटीजर में बोल दिया तो n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 भी ले सकता है, +-1 ले सकता है, +-2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर sin x इक्वल टू साइन अल्फा है तो उसका मेरा जनरल सोल्यूशन जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी में आप वेरीफाई करके देख लीजिए, ये मेरा इक्वेशन था, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इसके हिसाब से x इक्वल टू n पाई, ठीक है ना, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n, और यहाँ पे अल्फा, अल्फा मेरा क्या आया, प्रिंसिपल एक वैल्यू लिख लिया था आपने π/2। अब रख के आप देखेंगे ना, एक एक वैल्यू आएगा। n क्या होगा यहाँ पे इंटीजर, n इक्वल टू जरा 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, -1 रेज की पावर 0 1 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये 0, ये 1, यहाँ से π/2, एक वैल्यू देखिए मेरी आ गई π/2। वही तो मैं आपको बता रहा था कि एक सोल्यूशन देखिए मेरा π/2 है। अब उसी की जगह n की जगह 1 रखिए जरा, जब n की जगह आप 1 रखेंगे तो इधर x इक्वल टू क्या होगा, पाई, n की जगह 1 रख रहा हूँ, फिर प्लस -1 रेज की पावर 1 और यहाँ पे π/2, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2। और इसको देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से सीधी सी बात है आपका आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए, खैर ठीक है, वो रिपीट कर गया, π/2 आ गया, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये π/2 ही आएगा ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो देख लीजिए पाई माइनस π/2, तो उतना ही आ गया। अब जरा n की जगह आप क्या रख दीजिए, आप -1 रख दीजिए ना, यहाँ पे n की वैल्यू जो है आप मान लीजिए -1 रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल -1 रख दीजिए, ठीक है। तो जब -1 रख देंगे तो यहाँ देखिए -पाई प्लस -1 रेज के पावर -1 और यहाँ पे π/2, ये मेरा क्या हो जाएगा, -पाई, यहाँ पे देखिए प्लस, इसका मतलब क्या था, 1/-1 रेज के पावर, ये देखिए 1 और ये π/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्टीमेट आप देखेंगे -पाई, और ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो -π/2, कितना आ गया, -3π/2। तो ये एक सोल्यूशन हुआ, वो मैंने आपको ऊपर ही ग्राफ से भी बताया था कि देखिए ये वाला होता है -3π/2, इस पे भी वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से अलग अलग n लेते जाएंगे, फिर आप 2 दीजिए, -2 दीजिए, तो देखेंगे कि ये सारे के सारे वैल्यूज जो है आपके, ये सब जितने हैं ना जनरल सोल्यूशन आते जाते हैं। तो मैं ये एक्सप्लेन कर पाया होगा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आपकी जो काम की चीजें होंगी अब फटाफट मैं उसी पे फोकस करता हूं, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतनी चीजें हो गई। अब अगर मेरा कॉस में आ जाए, ठीक है ना, कॉस में आ जाए, सो सेकेंड, अगर मेरा cos x इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा ना, ये अल्फा कोई एंगल है, तो अगेन इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इस केस में जनरल सोल्यूशन जो आता है मेरा, वो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n जो होगा अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, n को बदलते जाएंगे, अलग अलग सोल्यूशंस आते जाएंगे। तो ये फार्मूले याद कर लेना है। फिर आपको आ गया, मान लीजिए tan x, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा, इस केस में इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, में बिलोंग करता है ये। तो ये 3 थे जिनका मैंने जनरल सोल्यूशन आपको बताया, ठीक है ना। और अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर ये 3 आप अगर कर ले जाते हैं साइन, कॉस और टेन का, तो बाकी जो 3 होंगे ना रिमेनिंग, कोसेक,
सेक और कॉट, इनका बिल्कुल रेसिप्रोकल लेके कन्वर्ट करके आप निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान देनी थी जो आपको मैं बताऊं। प्रिंसिपल जहां पे पूछेगा तो उस इक्वेशन का वो सोल्यूशन, मतलब x जो इस इंटरवल में लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब वो सारी जितने सोल्यूशंस पॉसिबल होंगे ना वो निकालना होता है, और जनरल सोल्यूशन जनरली एक इंटीजर को लेके n उसको लेके इन्वॉल्व करके होता है। जैसे साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सोल्यूशन ये, कॉस के लिए ये, टैन के लिए ये। अब इन तीनों को बस ये 3 फार्मूला आपको रटना है। अगर मैं बोल दूं रटना है तो कोई इशू नहीं, इसको रट जाइए, ठीक है ना, रट जाइए, या फिर रिमेंबर बोलते हैं तो इसको आपको याद करना है, ठीक है ना, तो इसको रट जाइए, क्योंकि इसके बगैर फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला, मतलब जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है ये, और ये चीज याद रखिए कि आपको बस अगर कोसेक देगा साइन में बदलिए, सेक देगा कॉस में बदलिए, कॉट देगा टैन में बदलिए। ठीक है ना, तो ये थोड़े से आसान हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। समझ में आ गया? चलिए, अब इतने के बाद मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां से फर्दर अगर कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर और थ्योरी पोर्शन, मतलब और थोड़ा सा डिटेल में आप चाहते हैं कि ग्राफिकल सोल्यूशन वगैरह, तो फिर मैं, हालांकि इसको तो मैं आगे करूंगा ही जब जेई वगैरह का स्टार्ट करेंगे। होम एग्जाम्स के लिए चूंकि आप जस्ट 11th में आए, थोड़े नए हैं, इतनी चीजें से आप समझ सकते हैं, उतनी ही चीजें मैं आपको डोज दे रहा हूं जितना आप मतलब डाइजेस्ट कर सके। ठीक है ना, फिर उसके आगे ग्राफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप सब कुछ करेंगे। अब पीछे की जो वीडियोस में अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पीछे की वीडियोस भी देख के आए, जहाँ पे साइन पैटर्न मैंने आपको बताया था ना, जो यहाँ पे यूज होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने क्या बताया था, ASTC, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन होगा और उसके साथ साथ कोसेक हो जाएगा, इसके अलावा सारे निगेटिव होंगे। यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव। सी मतलब कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। तो ये बार बार यूज होगा। तो इतनी चीजें बेसिक थी, थ्योरी में आपको इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अब बाकी जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब बिना देर किए हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, ताकि आप इतनी पेशेंस के साथ देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। अब देखिए क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही से स्टार्ट करूं, चलिए ठीक, मैं यही से स्टार्ट करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले बहुत आराम से समझना है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो 4 क्वेश्चंस दिया है ना, इन 4 क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है ना। तो पहले जो दिया है यहां से देखिए, tan x दिस इज इक्वल टू √3। अब देखिए हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, जस्ट अभी आपने सीखा है, इसी रेंज में आनी चाहिए, ठीक है ना, 2 पाई। देखिए, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा ये फाइनाइट होगा, ठीक है ना। नंबर में देखेंगे वो मैक्सिमम केसेस में फाइनाइट ही होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जनरल में इनफाइनाइट आएगा। तो पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब अगर ये दिया, आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि tan की, ठीक है ना, कौन सी वैल्यू। अब यहां पे देखिए प्रिंसिपल की अगर मैं बात बोलता हूं तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं, चलिए ये दिया हुआ था, अब मैं यहां पे लिखता हूं फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, अब ये ऊपर मैंने कट कर दिया था तो आपको कंफ्यूजन होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैं आता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न हमेशा याद रखिए, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में जो दिया है, अब ये देखिए मुझे 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में लाना है, मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं आप, याद करिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो यहां से करके यहां तक
मतलब जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पे पहुंचना है, तो ये 2 पाई होता है ना, इधर 90 फिर इधर 90 पाई फिर इधर 90 और प्लस ये 90, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो हमें अब आपको देखना है tan। अब यहाँ पे साइन पैटर्न देखिए क्या है, पॉजिटिव। तो tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ tan पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पे ऑल लिखा था, मतलब सारे के सारे। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो सोल्यूशन आएगा और जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो दो ही होंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले को निकालिए जो हम जानते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं सिंस tan, ठीक है ना, सिंस tan कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री, ये पता है आपको 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी कितने की वैल्यू होती है √3। मैं ये बोलना चाहता था कि tan का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है √3 होता है। तो tan की वो एंगल की बात बोलूं तो 60 डिग्री पे क्या होता है ये √3, और 60 को आप क्या लिखते हैं π/3। चलिए यहां पे मैं पहुंच गया, दिस इक्वल टू √3 एंड एक और वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, तो एक और एंगल आएगा जहां पे ये पॉजिटिव होगा, वो एंगल यहां पे कहीं होगा ना, इसी में। तो क्या करूंगा मैं, सीधी सी बात है, मैं यहां से अभी मैं क्या था, मान लीजिए 60 डिग्री ये है, यहां पे हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं फिर वापिस ये वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां से उठाऊंगा ऐसे, यहां तक कितना होता है पाई, ये देखिए ये पाई है, और उसमें मैं ये 60 ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, तो मेरा आ जाएगा। तो यहां पे tan पाई, यहां तक देखिए पाई, और आपको ट्रिक बताता हूं ना, ये जो आपने निकाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये वैल्यू, बस उसको या तो ऐड करना होता है या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां तक मैं गया तो पाई, और पाई में उतना ऐड कर दूंगा तो यहां पे पहुंच जाऊंगा। सो प्लस π/3, ये कितना आता है tan 4 π/3, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एग्जैक्टली वही होगी क्या √3, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आप ये मैं जो लिख रहा हूं ये इतना होगा, इसको भी मैंने याद करी जब मैं बता रहा था ना कि बड़े एंगल जैसे 720, वहां पे जो रूल बताया था 90 इंटू समथिंग, उससे करके भी आप इसको निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू √3 ही आएगी। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इजी वे पकड़ेंगे, दिस प्लस इतना 60 कर दिया तो यहां पे आ गया, मतलब इसकी वैल्यू भी √3 होगी। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, सो प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x इजकल टू, एक वैल्यू तो मेरी यहां से आई π/3 और दूसरी वैल्यू मेरी क्या आ गई 4 π/3। ये समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आ जाते हैं, प्रिंसिपल मैंने निकाल दिया, अब आते हैं फॉर जनरल सोल्यूशन, फॉर जनरल। अब ये क्या था याद करिए, मैंने जस्ट थ्योरी बताया था कि अगर sin x इजकल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है x इजकल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब अल्फा क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, इन्हीं प्रिंसिपल में से कोई लीजिए। अब अल्फा को जो प्रिंसिपल में से दो सोल्यूशन आए ना, सबसे छोटे वाले को आप कोशिश करिए अल्फा लेने का। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, कैसे करूंगा देखिए, सिंस tan अल्फा दिस इज इक्वल टू 1, tan x है ना, क्वेश्चन में क्या है, tan x दिस इज इक्वल टू √3, 1 पे जा, tan x दिस इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा tan, मैं क्या बोला था, ये मैं बार बार 1 क्यों लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, चलिए वो दिमाग में 1 घूम रहा है कहीं ना कहीं कुछ बताने के लिए, एनीवेज ये था, ठीक है ना। मेरा एक्चुअल क्या था, tan x इज इक्वल टू √3, अब √3 किस पे आएगा, tan π/3 पे, ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब इसी को अल्फा उस थ्योरी से आप लिंक करिए, tan x इजकल टू tan अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से x इजकल टू याद करिए n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मेरा क्या है यहाँ पे π/3, और यहां पे ये लिखना मत भूलिए n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, जनरल सोल्यूशन हो गया n पाई प्लस π/3। समझ में आ गया। चलिए अब बिना देर किए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, sec x दिस इज इक्वल टू 2। अब याद रखिए सेक से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया ना, रेसिप्रोकल को यूज करिए ना,
जहां जहां पे ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड होंगे ना, ये एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल का काम करेंगे। तो यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। बस आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आसान तरीका, क्योंकि कॉस में हम एक्सपर्ट हैं। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? याद रखिए 1/cos x और दिस इज इक्वल टू 2। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। प्लीज चेक करिएगा, या इसी को मैं बोला था, इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, दोनों साइड से हो जाएगा। जैसे आप करें, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हो जाएगा। मतलब sec x इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट है cos x इक्वल टू हाफ के। बस हो गया। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा ना, वो इसका भी सोल्यूशन होगा। आपको उसका टेंशन ही नहीं लेना है। मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैं जो आसान है ना, इसको यूज करूंगा। इसका जो जो सोल्यूशन होगा ना, वही सोल्यूशन इसका भी होगा। तो बस सेक को मैंने कॉस में बदल दिया। शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि बस ये 3 पे आप कमांड बनाइए, बाकी ये 3 अपने आप अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिए यहाँ पे कि उन एंगल्स पे इसको मत लगाए। जैसे आपको दे दिया 0 ना, cos 0 ना, cos x इक्वल टू 0, तो हाँ ठीक है, ये 0 होता है, लेकिन सेक किसी भी x के लिए 0 नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आप रेसिप्रोकल मत यूज करिए। अगर रेसिप्रोकल यूज कर लेंगे तो सेक x इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि मतलब रियल लाइन सिस्टम में एब्सर्ड है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जहां जहां पे डिफाइंड है, जैसे 0 की बात कर दे तो वहां पे अवॉइड करिए रेसिप्रोकल यूज करने को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आप फार्मूला रटते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो उन एंगल्स के लिए होते हैं, मतलब उन एक्स के लिए जिनपे ये दोनों वैल्यूज जो है डिफाइंड हो। तो अब ये सी बात है, ये चूंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, 2 दिया है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जिस x के लिए sec की वैल्यू 2 होगी ना, उसी x के लिए cos की वैल्यू 1/2 होगी। यहां पे बिल्कुल ये आइडेंटिटी काम करेगा। तो यहां पे आप लगा लीजिए। तो कन्वर्ट कर लिया हमने। अब चलिए दोनों हम करते हैं फॉर प्रिंसिपल। ठीक है ना? फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्वेश्चन था मैंने उसको cos में बदल दिया। और साइन पैटर्न हमेशा याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। आप जानते हैं कॉस कहां कहां पे पॉजिटिव था, याद करिए ASTC। तो या तो कॉस यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो या तो फर्स्ट या तो फोर्थ। ठीक है ना? तो बस अब यहां पे जैसे मैंने वहां लिखा था, तो मैं लिखता हूं सिंस कॉस। कॉस की कौन सी एंगल की वैल्यू फ्रेंड्स हाफ होती है, पहले यहां पे निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद करिए किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, और 60 को आप क्या लिखते हैं? π/3 दिस इज इक्वल टू हाफ। ये होता है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है? अब चलिए यहां पे तो हमने निकाल लिया कि ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या आएगा? देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? 0 से लेके, ठीक है ना, 0 से लेके 2π, मतलब यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो आएगा वो अब कैसे आएगा, उसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरा 60 डिग्री है, ठीक है ना। अगला मुझे ये जो एंगल है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, जिसपे अगेन मेरी वैल्यू जो है हाफ आएगी। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान दीजिएगा, क्या करूंगा? सीधी सी बात है, जब मैं मेजर करता हूं तो कहां से मेजर करूंगा? यहां से। ध्यान, ऐसे ऐसे मेजर करूंगा, ये पूरा इतना ना, इतना मुझे चाहिए, इतना ही ना, मुझे बस केवल इतना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से उठा के लाइए और यहां तक। अल्टीमेट हमें जो ये एंगल निकालना है वो क्या है? अल्टीमेट यहां से घुमा के लाऊंगा ऐसे, यही पे जो आएगा वही मेरी वैल्यू क्या होगी, वहां पे हाफ आएगी। तो आपको देखिए, ये जितना एंगल ये होता है ना, वही क्या करना है आपको, सेपरेट कर देना है। अब देखिए 2π जब आप आएंगे, 2π आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं घूम के, ये ग्रीन वाला आ रहा हूं, देखिए ऐसे यहाँ पे पहुंच गए। उसमें से मैं इतना सेपरेट कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। ये कितना होगा? 60 डिग्री। मैं वही बोल रहा हूँ, जितना ये होता है ना, वही इतना होता है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2π हमें ये चाहिए, में से मैं यही एंगल, आपको बार बार तरीका बता रहा हूँ कि जो एक आ गया है ना छोटा वाला, उसी को सेपरेट कर दीजिए। ये भी क्या आता है? हाफ। और ये क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 - 1 तो कितना हो जाएगा? 5π/3 दिस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है? तो बस ये तरीका हो गया। तो देखिए यहां पे हमने ऐड किया था। ऐड क्यों किया था?
क्योंकि यही से यही तक मेरा क्या हो जाता है पाई, और मुझे यहाँ पे पहुंचना था तो इतना एंगल, ये एंगल वही होगा जो इतना होगा ना। तो बस मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, मैं अगर यहाँ जाना है तो पहले मैं पूरा आ गया 2 पाई यहाँ तक। देखिए पाई तो मेरा ये था, अब अगला पाई के लिए मैं यहाँ पे वापस आ गया 2 पाई, यहाँ पे पहुंच गया। इसमें से इतना वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इतना क्या होगा जो ये वैल्यू मतलब पाई/3। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इजकल टू, यहां से आपने देखा पाई/3 और एक मेरा आ गया पाई/, प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन भी आपसे पूछा है, तो मैंने आपको बार बार बोला था यहाँ पे cos x है वो सेक, लेकिन मैंने उसको cos में बदल लिया, तो cos x दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1/2। अब मुझे किस फॉर्म में लिखना है, जनरल सोल्यूशन में हमने जो देखा था cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल जो वैल्यू आती है ना उसकी सबसे छोटी वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आप रख दीजिए cos पाई/3। यही मेरा उस जनरल फार्मूला में अल्फा हो गया, ये अल्फा की जगह। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मेरा क्या है पाई/3, जहाँ पे n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। देखिए जनरल सोल्यूशन मेरा वही था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए और कर दें, चलिए इसको भी कर देते हैं। cot x इक्वल टू -√3, थर्ड जो मेरा है क्या है cot x दिस इज इक्वल टू -√3। मैं अगेन बोला कि इसको tan में कन्वर्ट करिए, जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan x दिस इज इक्वल टू ये 1 में आ जाएगा, मतलब 1/-1/√3। अब ध्यान दीजिए, ये मैं आपको बोला ना कि ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पैटर्न ASTC आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे ध्यान दीजिए, निगेटिव tan निगेटिव कहां कहां पे होगा, देखिए ऑल यहां पे tan पॉजिटिव होगा और यहां पे पॉजिटिव होगा, इन दोनों में निगेटिव होना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में निगेटिव एंगल्स की बात करें, और हमेशा मानते हैं हम क्या कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो सबसे छोटा जो एंगल आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा और सबसे बड़ा यहाँ पे, मतलब दो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी, एक सेकेंड में जाएगा और एक फोर्थ में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरी वैल्यू है, मतलब वो एंगल है जो कि जिसपे मेरी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे भी निकालना है तो आप बस निकालिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे वैल्यू 1/√3, केवल 1/√3 होता है। तो ये एंगल आप जानते हैं 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री मतलब पाई/6। प्लीज चेक करिएगा क्या होती है पाई/6, लेकिन हमें इसको नहीं निकालना, यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, हमें ये निकालना है ये एंगल। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, ठीक है ना, मुझे इतना ही एंगल चाहिए, लेकिन मैं करूंगा क्या, पहले तो मैं पूरा कंप्लीट आपको देखिए पाई तक आना है, ये आ गए आप पाई, यहां तक आइए पाई, ठीक है ना। अब इसी में चूंकि पड़ रहा है तो मुझे एंगल एक्चुअल कितना चाहिए था वो आपको मैंने बताया था, इतना वाला एंगल मुझे चाहिए ना, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इतना टोटल मेरा पाई है, ये मेरा पाई है, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये कितना होगा, जितना ये आएगा, वही मैं आपको तरीका बता रहा था, जितना ये आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बस समझिए कि ये पूरा जो मेरा है पाई, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा, इतना वाला एंगल, कितना 30 डिग्री। तो दैट मीन्स क्या हो गया पाई -30 डिग्री मतलब पाई/6। जब ये करेंगे ये 6 है तो कितना आ जाएगा 5 पाई/6। तो एक जनरल ट्रेंड बना लीजिए ना कि जहां मुझे पहुंचना है, जहां पे वो एंगल लाई करेगा, बस वो कहां पे जा रहा है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद वहां पहुंच रहे हैं कि बस पाई तक, इतना तक ही। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं पाई तक ही जाऊंगा तो ये आ जा रहा है, ठीक है ना। अब उसको निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप निकाल लीजिए कि किस पे जो मेरा एंगल जो है ना कि वैल्यू जो है वैल्यू जो है 1/√3, केवल 1/√3 आती है 30 डिग्री पे। तो पूरा इतना जो है ना 80 में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना आएगा 150, ये 150 आएगा। इसको आप एंगल डिग्रीज में बदल के देखिएगा। एक ये आ गया, तो चलिए यहाँ पे पहुंच गए। अब आता हूँ
तो फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंस 10, अभी मैंने निकाल के बताया 5π/6 दिस इज इक्वल टू -1/√3। एक प्रिंसिपल तो ये आ गया। दूसरे प्रिंसिपल के लिए अब चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे ना माइनस आना है तो यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए वो मेरा एंगल फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, वो एंगल ये है। मैं अल्टीमेट क्या कर रहा हूँ ना, हमेशा याद रखिए हमें एंटी क्लॉकवाइज, मुझे मान लीजिए ये चाहिए, अब ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले ये कंप्लीट, देखिए अब यहाँ से तो आ गया पाई, अब घूम के मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, यहाँ पे पहुंच गया तो ये मेरा हो गया 2π। लेकिन मुझे क्या है, अल्टीमेट ये रेड वाला पोर्शन इतना एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से इतना सेपरेट कर दूं और एग्जैक्टली ये उतना ही होगा जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस भी एंगल पे ये वैल्यू 1/√3 आ रही होगी। किस पे आ रही थी, देखिए π/6 पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2π - π/6, ये कितना हो जाएगा 12π, 12π में से एक जाएगा 11π/6, तो बस आ गया दिस एंड 10 11π/6 दिस इज इक्वल टू अगेन -1/√3 होगा। सो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दो आएंगे, x इक्वल टू, एक मैंने ये निकाला था 5π/6 और दूसरा निकाला था मैंने अभी 11π/6। तो ये 2 वैल्यूज होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज है जिन ये दोनों एंगल्स जो है ना 0 से 2π के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब आ जाते हैं यहीं पे जनरल, जनरल के लिए कुछ भी नहीं करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं आ गया जनरल। जनरल के लिए क्या है, tan x दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना कि आप इन प्रिंसिपल में सबसे छोटा जो है उसी को लिखिए, ये एजम्पशन है। आप बड़ा भी लिख सकते हैं लेकिन छोटा ही जनरली बुक्स में देते हैं। अब इस केस में जनरल सोल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, अल्फा क्या है मेरा 5π/6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, जब tan x इज इक्वल टू tan अल्फा तो जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो देखिए nπ प्लस अल्फा मैंने लिख दिया, ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब यहां पे मैं फोर्थ भी कर दूं, आप बोलेंगे सर फोर्थ क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए फोर्थ भी कर देते हैं, फोर्थ भी कर देते हैं। क्या है, कोसेक। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई। कोसेक दिस इज इक्वल टू 2, मैंने आपको बोला था ना इसको साइन में बदल दीजिए, तो साइन x दिस इज इक्वल टू -1/2। अब यहां पे भी साइन पैटर्न ये देखिएगा, फर्स्ट में ऑल और सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो यहां पे भी साइन पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए, माइनस, तो साइन या तो इसमें निगेटिव होगा या तो इसमें निगेटिव होगा। एंगल हमेशा याद रखिए ऐसे मेजर करते हैं आप एंटी क्लॉक, तो सबसे छोटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब मान लीजिए यही एंगल है, ये मतलब पूरा घुमा के अगर मैं आता हूं ऐसे, ये मुझे एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ना, ये साइन इग्नोर करके किस पे ये वैल्यू हाफ होती है, तो आपको पता है हाफ किस पे होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 पे मेरा 1/2 होगा। तो ये जो मेरा पूरा देखिए ये एंगल निकालना है, ये एंगल, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक मैं आऊंगा तो पाई होगा, यही से उठा के आप आइए, ये इतना पाई और प्लस मैं इतना कर दूंगा, इतना क्या होगा, जो एंगल ये वाला मैं आपको बता रहा था ना, ये क्या है π/6, तो कितना हो जाएगा पाई प्लस π/6, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 7π/6 ये आएगा फ्रेंड्स। तो एक जो मेरा आ गया 7π/6। तो अब आइए यहीं पे सोल्यूशन करते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर आपको, ठीक है ना। तो यहां पे आते हैं फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, सिंस जैसे हम लिखते आए साइन 7π/6 दिस इज इक्वल टू -1/2 एंड एक और वैल्यू आएगी ना, वो कहां पे आएगा, यहां पे
अब इसको पहुंचने के लिए क्या करना होगा, पैटर्न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स ना, कहाँ पे कैसे ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप एक दो बार और अपने से क्वेश्चंस लेके करेंगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू माइनस हाफ आएगी, मान लीजिए वो मेरा एंगल ये है, इसको मुझे मेकअप करना है या पहुंचना है तो मैं ऐसे आऊंगा, इतना ही मुझे घूम के आना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, पाई है, फिर 90 ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, तो उतना लफड़ा क्यों करना, जैसे हम पीछे कर रहे थे। जैसे ही ये ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट से पार करता है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, सेकेंड में आए या थर्ड में आए तो पाई प्लस कुछ एंगल या पाई माइनस कर दीजिए, लेकिन थर्ड क्रॉस करके जैसे फोर्थ में आ जाता है ना, आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करिए। अब देखिए मैं कंप्लीट रिवोल्यूशन करूंगा, यहाँ पे पहुंचा, लेकिन हमें कितना चाहिए था, ये देखिए ये जो डॉटेड वाला है इतना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरा ये निकाल लूं, ये मेरा 2 पाई है, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर। अब ये कितना होगा, वही मैं आपको बोला था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाके देखिए किस पे मेरी वैल्यू हाफ आएगी, हाफ किस पे आ रही है आपको पता है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 2 पाई लूंगा, उसमें से π/6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 1 11 π/6 आएगी, 11 π/6, तो बस हो गया। सो दिस एंड साइन 11 π/6 this is equal to minus half, so this will imply principal solution। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x is equal to, एक देखिए 7 π/6 और दूसरा 11 π/6। प्लीज बोलिएगा। तो ये मैंने एकदम प्रॉपर तरीका बताया फ्रेंड्स कि कैसे जाएंगे, कहाँ पे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पाई लेना है, कहाँ 2 पाई। बस इतना याद रखिए कि सेकेंड या थर्ड में जाए ना तो पाई लिखिए, उसमें से या तो सब्ट्रैक्ट करिए या तो ऐड करिए, लेकिन जैसे ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है आप सीधे 2 पाई करिए और उसमें से माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। यही तो हम कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस में किया देखिए यही रूल हम फॉलो किए हैं, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मैं ये आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। हाँ, जनरल की बात कर रहा था, जनरल आप निकाल लेंगे, एक लाइन का है। जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए साइन है ना, तो x इक्वल टू क्या आएगा, मैं तुरंत लिखता हूँ n पाई प्लस -1⁻n, और यहाँ पे अल्फा, अल्फा में क्या लेंगे, सबसे छोटा वाला 7 π/6 n बिलोंग्स टू z। ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो हमने कर लिया। अब मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, आ गया, खुल आ गया। चलिए ठीक, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ना, चलिए दिख ही नहीं रहा। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम आते हैं मेन एक्चुअल जो है। अभी हमने सीख लिया प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं जनरल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको शायद ऐसा दे, मे भी दे सकता है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करवाते। तो अब देखिए क्या बोला, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये देखिए cos 4x और दिस इज इक्वल टू cos 2x। अब देखिए ये मेन हो रहा है, ये तो जस्ट आपको सिंपली एक बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके दिया, इधर इधर एक नंबर दे दिया, इजी था। मेन क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इस तरह से जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9। जब इस तरह का इक्वेशन आए फ्रेंड्स ना, तो सीधा सा तरीका है कि आप पहले इसको ब्रेक करें, और इस तरीके से ब्रेक मतलब सिंप्लीफाई करना है कि जो भी मेरा एक्सप्रेशन आए ना, वो एक्सप्रेशन जो है ना केवल एक एंगल में आए। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे साइन या तो इसको ये कॉस है ना, तो या तो मेरा cos 2x दिस इज इक्वल टू कुछ नंबर आ जाए, या फिर cos 4x इक्वल टू कुछ नंबर आ जाए। मतलब यहाँ पे एक ही, मतलब एंगल की बात करें तो 2x है तो पूरे इक्वेशन में 2x हो, या फिर 4x है तो पूरे इक्वेशन में 4x हो। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों इन्वॉल्व करे, जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर ऐसा दे दे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हमने लास्ट पिछली वीडियोस में सीखा है हमने, उनको यूज करना होता है। तो यहाँ पे तो दो एंगल है ना, जैसे अगर आप इसको थीटा लें और ये थीटा नहीं है तो कुछ और हो गया, जैसे ये इस टाइप का आ गया cos थीटा दिस इज इक्वल टू cos फाई, ये एंगल अलग, ये एंगल, इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप तुरंत, ठीक है ना।
तो जैसे पीछे आपने किया तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे सब इजी थे, क्योंकि यहाँ पे केवल x था ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4x है और 2x है। इसको मैं क्या करूंगा ना कि कोशिश करूंगा कि जो इक्वेशन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो एक ही एंगल में बने, या तो 2x में केवल बने या तो 4x में या और कुछ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने फार्मूले किए थे ना वो यूज करना होगा। तो आप करें क्या, इसको इधर ला दीजिए, सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में 0 कर लीजिए, सबको इधर लाइए। अब यहाँ पे फार्मूला आपने सीखा था, क्या फार्मूला सीखा है, बिल्कुल उस पर भी आता हूं। आपने यहाँ पे फार्मूला सीखा था कि यहाँ पे मैं लिखता हूं cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या था, प्लीज आप बोलें। आप फार्मूला सीखे थे -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू ये एक एंगल इंटू sin c माइनस डी बाई 2। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा फार्मूला था, बस हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करें, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। तो क्या होगा, इस फार्मूले को लगाएंगे -2 sin c प्लस डी बाई 2। तो sin c 4x है प्लस 2x बाई 2 इंटू sin c माइनस डी 4x माइनस 2x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करिए। आप चाहे तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इधर 0 है तो ये गायब हो गया। तो बचेगा क्या, साइन, ये देखिए 4 और 2 6 होगा, डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। सो साइन 3x इंटू 4 में से 2 जाएगा, मतलब 2 बचा, तो 2x बाई 2 तो केवल x हो जाएगा। तो साइन x दिस इज इक्वल टू 0। बस यही मैं बोल रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल क्वेश्चन में, कि अगर ऐसे भी लाते तो बीच में प्लस साइन था। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ। आपने पढ़ा है बचपन से कि दो रियल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो y 0 होगा, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। यही पढ़ा है आपने। तो बस यही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहां से ये होगा कि या तो साइन 3x 0 हो, ठीक है ना, और साइन x 0 ये होगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक एक को अब करता हूं। नाउ इफ साइन 3x इज 0। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखिए एक एंगल में आ गया, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे। अब देखिए जितने ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सब देखिए एक एंगल में आ गया। अब मैं इसको कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन 0 की अगर बात बोलता हूं तो मैं बोला था ना कि सबसे छोटा वाला एंगल, तो साइन 0 पे 0 होता है ना, आपको पता है ना, 0 डिग्री पे 0 होता है, सबसे छोटा एंगल वही होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट याद रखिए, मैंने आपको लिखा भी था x इस इंटरवल में होना चाहिए, 0 ले सकते हैं। तो यहां पे मैंने सीधे सीधे कर दिया साइन 0। अब देखिए साइन 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा, जो फार्मूले में। तो साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता था, याद करिए, x इक्वल टू, x की जगह ये पूरा एंगल लेंगे ना 3x, तो x इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा। अल्फा मेरा क्या है, 0 डिग्री। प्लीज चेक करिएगा, ये हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये n पाई, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और इधर 3x। तो यहां से मेरा आ गया x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो n पाई बाई 3, जहां पे n क्या होगा, सेट ऑफ इक्वेशंस। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। हमारे पास दो हैं, एक तो ये 0 या तो ये 0। अब आता हूं, नाउ इफ साइन x दिस इज इक्वल टू 0, ये वाला भी तो है ना, कहां गया, ये देखिए साइन x इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको साइन 0 अगेन, सेम साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। अब वहां पे x जो था एंगल वो 3x था ना, मतलब ये पूरा एंगल लेते हैं ना, यहाँ पे केवल x है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n पे अल्फा। अल्फा मेरा क्या है, 0, देखिए ये 0। तो अगेन ये पोर्शन तो मेरा 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई
जहां पे n जो है इंटीजर्स में बिलोंग करे। ठीक है, तो आपका क्या आया सोल्यूशन? यहां पे दो सोल्यूशंस आए। अगर ये होगा तब भी मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मतलब मेरा एक्चुअल क्वेश्चन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि या तो ये हो तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, या फिर x की वैल्यू मैं n पाई लूं तब भी मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो फाइनली जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जनरल सोल्यूशन क्या आएगा यहां पे? x इक्वल टू, एक तो ये n पाई बाई 3, या तो ये हो या फिर ये n पाई, या तो n पाई बाई 3 हो या फिर जो है n पाई हो। ठीक है ना, या ऐसे लिख देता ना प्रॉपर, और x इक्वल टू, और x इक्वल टू n पाई ना, जहां पे n क्या होगा? z, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। तो इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, या तो x इक्वल टू दिस या तो x इक्वल टू दिस, दो सॉल्यूशंस। समझा पाया? प्लीज बोलिएगा। चलिए, अब अगर ये समझ में आया तो और क्वेश्चंस कर ले जाएंगे आप। ठीक है, मैं कर देता हूं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्या है? cos 3x प्लस cos x माइनस cos, क्या है फ्रेंड्स? 2x, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। अब ध्यान दीजिए, फिर वही यहां पे 2x एंगल, यहां पे x है, यहां पे 3x, तो सोल्यूशन तो निकाल नहीं पाएंगे। यहां अगर मल्टीप्लाई होता तो बड़े आसानी से कर लेते, ये 0, ये 0, ये 0, तो इसके 3 सोल्यूशंस आ जाते। जैसे यहां पे हमने 2 सोल्यूशंस निकाले, इसके 3 आ जाते, लेकिन बीच में प्लस माइनस कर दिया ना, तो यहां पे गड़बड़ हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा? अगेन वही रूल यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हमने किए थे वहां से हम यूज करेंगे। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर इन दोनों के लेके चलूंगा, और अगेन cos c प्लस cos d वाला फार्मूला यहां पे लगेगा। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या था? cos c प्लस d बाई 2, ठीक है ना, 2 टाइम्स, और यहां पे cos c माइनस d बाई 2। प्लीज याद करिए, यही था बस। अब ये फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों को ही मैं ले लेता हूं। तो जब यूज करेंगे तो c की जगह इसको ले लीजिए, d की जगह इसको लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2, दिस इज इक्वल टू 2, या इंप्लाई ना, इंप्लाई 2 cos c प्लस डी, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 4x बाई 2 इस इंटू c माइनस डी, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बाई 2 रहेगा, तो सीधे सीधे मैं लिख दूं cos, चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूं, 3x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2x बाई 2 दिस, और माइनस यहाँ पे क्या है मेरा? cos 2x ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब चलिए यहां पे आते हैं, सिंप्लीफाई करिए। 2, ये क्या हो जाएगा? cos 2x इंटू यहां पे क्या होगा? cos x माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा फ्रेंड्स? यहां से cos 2x कॉमन है, cos 2x आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब सेट हो गया। ये एक क्वांटिटी है 2x, यहां पे एक क्वांटिटी x एंगल में, तो ये बिल्कुल देखिए प्रोडक्ट आ गया, बिल्कुल सेट है। तो यहां से क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो ये रियल नंबर 0 हो, या तो ये। तो यहां से आप लिखेंगे या तो cos 2x दिस इज इक्वल टू 0, और 2 cos x माइनस 1 दिस विल बी 0। क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। तो बस अब ये 0 होगा, उसको निकाल लीजिए क्या सोल्यूशन, और इसको 0 करके अब मैं आता हूं यहां पे। नाउ इफ cos 2x दिस इज इक्वल टू 0, अब ध्यान दीजिए ये 0 की बात बोलता है। अगेन आप आए सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा मैं जानता हूं पाई बाई 2 पे 0 होता है ना, तो यहां पे इसको आप लिख लीजिए मिनिमम, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में सबसे छोटा लेते हैं जब भी हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई 2 मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स,
प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब यहां से मेरा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, चलिए अब यहां से आप किए थे तो क्या था, अब देखिए ये पूरा एंगल है ना, तो यहां से जनरल सोल्यूशन हमने किया था, ध्यान दीजिए ऊपर जनरल सोल्यूशन में cos x इजकल टू cos अल्फा, तो x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, अब जरा यहाँ पे उतना करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जनरल सोल्यूशन जब इसका निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखिए। कॉस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस का ग्राफ जाइए, ये जीरो के लिए ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पे जनरल मत जाइए, देखिए क्या होता है, ऐसे कॉस का ग्राफ ये होता है, ऐसे देखिए ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो कॉस कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, देखिए यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे जाएंगे आप, ये 3 पाई बाई 2 है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे जीरो है, ये मेरा माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2। तो ये हो क्या रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे ये जीरो होता है। तो ये डायरेक्ट आप कर दीजिए, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आप इसको लिखिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाता है अगर, तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन मैं फार्मूला लिख देता हूं। तो यहां से जनरल सोल्यूशन मैं आपको लिख रहा हूं कि मान लीजिए अगर cos a, यहाँ पे एक फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिए, अगर cos a दिस इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन जो होता है ना, a इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू z। आप सीधे सीधे ये एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला बनता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ से इसको आप लिख लीजिए, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं 0 लिख रहा था, तो ये n पाई पे 0 होता है। हमने हालांकि जनरल फार्मूले में भी लिखा तो वही आया, और यहाँ पे भी जनरल फार्मूला लगाते हैं आप ना, तब भी वही आता 2n प्लस, ठीक है ना। आपका क्या होता है, प्लस माइनस कर देते हैं, हालांकि वो माइनस यहाँ पे हटा देते हैं। बुक्स में जनरल रूल है कि अगर cos a बराबर 0, जनरल सोल्यूशन ये होगा। अगर sin a इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन मेरा क्या होता है, n पाई, n बिलोंग्स टू z। अब इसको याद कर लें, जब 0 आएगा, जैसे sin cos 0 होगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन ये sin किसी भी sin a इक्वल टू 0, जनरल सोल्यूशन ये होगा। तो हालांकि यहाँ पे मैंने आपको जनरल बता दिया था, जनरल को लेके बताया था, तो वो आसानी से आपका आ गया, बट ठीक है। यहाँ पे आप बुक्स में आप देखेंगे ना, तो बुक में ये जनरल नहीं लेके दिया है, ये वाला यूज करते हैं कि कब कब ये 0 होता। तो देखिए ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, n इजकल टू 0 रखेंगे तो पाई बाई 2, n इजकल टू 1 रखेंगे 3 पाई बाई 2, -1 रखेंगे माइनस पाई बाई 2। तो वही मैं आपको जो ग्राफ से बता रहा था, सारी वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखता, वो बस केवल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख दिया। तो चलिए, तो यहां से मैं डायरेक्ट कर देता हूं ना, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए एंगल यहां पे क्या है, 2x, तो ये हो जाएगा 2x दिस इज इक्वल टू क्या, ये लिख दीजिए सीधे 2n प्लस 1 और यहां पे पाई बाई, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो x के लिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब अगर आप जनरल से भी जाते ना, तब भी यही आता। जैसे जनरल में कर रहा था, तो क्या जनरल सोल्यूशन था, 2x दिस इज इक्वल टू 2n पाई, ये था ना, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लीजिए ना, पाई बाई 2 कॉमन लीजिए, पाई बाई 2 कॉमन लीजिए। तो पाई बाई 2 जब कॉमन लेते, तो यहां से देखिए पाई बाई 2 कॉमन लेंगे, तो आएगा क्या, ये मैं अगर लिखूं, मैं एक बार लिखने दीजिए मुझे, प्लस माइनस 1 और यहाँ पे ये पाई बाई 2। अगर ये कॉमन लिया, जब मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे अंदर ले जाके, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, तब हो पाएगा, नहीं बन पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जनरल से भी जाते तो भी सही है, लेकिन ये याद करिए, हमेशा याद करिए कि जब भी आपको साइन, जैसे साइन a इक्वल टू 0, जनरल सोल्यूशन a इक्वल टू n पाई, cos a इक्वल टू 0, जनरल सोल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। और ये जो जनरल फार्मूले मैंने आपको बताया
किसी भी जनरल के लिए, ठीक है ना। ये तो आप जो है जब ये इधर नॉन जीरो क्वांटिटी कुछ आए ना, तब उसके लिए ये जनरल फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है ना। तो इसको जब नोट बनाइएगा तो ये आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला बिल्कुल ये साइन के लिए। हालांकि यहाँ पे देखिए वो सेट हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जब हम लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने कहाँ किया था, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जब लिखा था तो वो 0 ले लिया था, तो इस वजह से ये सूट कर गया था। लेकिन यहाँ पे वो प्लस माइनस लेंगे, जो वैल्यूज आते जाती है ना, तो वो अल्टीमेट आप देखेंगे यहाँ से भी हो जाता है कॉस के लिए। तो जब ये डिराइव्ड है, बुक्स में बोलते हैं कि यही आप लीजिए, तो आप आंसर भी देखेंगे तो इसी से मैच करेगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये आ गया 2n + 1 π/2। अब चलिए, एक तो ये आया। अब देखिए अगला ये, अब मैं आता हूं नाउ इफ 2 cos x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 cos x दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा। और जैसे ये आया, यहां से आप क्या कर देंगे, cos x दिस इज इक्वल टू हाफ। अब नॉन जीरो आ गया। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो 60 डिग्री मतलब π/3, तो ये हो जाएगा cos π/3। प्लीज चेक करिएगा। और cos π/3 जैसे ही आपने लिया, ठीक है ना, तो यहां से अगेन जनरल फार्मूला cos x इक्वल टू दिस, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन मैंने आपको रटवाया था, देखिए 2n π ± अल्फा। तो यहां से आ जाएगा 2n π ± अल्फा क्या है मेरा फ्रेंड्स, π/3। प्लीज चेक करिएगा। आ गया। तो ये मेरा दो सॉल्यूशंस आए। सो जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा मेरा, यहाँ पे यहां से लिख लीजिए। एक मैंने निकाला था x इक्वल टू 2n + 1 π/4 और x इक्वल टू ये 2n π ± π/3। और जब भी लिखे फ्रेंड्स n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलिए, अदरवाइज यहाँ पे भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। जनरल फार्मूला यहाँ पे जब ये एंगल 0 आते हैं, tan में भी ऐसे ही होता है। देखिए ये भी मैं लिख दूं tan a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो मेरी वो क्या आ जाती है, सीधा सीधा ये भी n π ही आएगा, n बिलोंग्स टू z। इसको भी याद कर लीजिए, ये तीनों आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब 0 आए साइन कॉस tan, तो ये आप यूज करिएगा, ये जनरल सॉल्यूशन में। और इधर 0 ना हो तो फिर जो हम कर रहे हैं ना, ऊपर जो हमने सीखा था जनरल सॉल्यूशन, वो यहाँ पे आपने किया, ठीक है। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इशू यहाँ से आपकी नहीं आनी चाहिए। ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। प्लीज बोलिएगा, पूरा समझ में आया? प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने कहाँ तक हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 6 अभी पहुंचे है ना, अभी तो बहुत लंबा बाकी है। इसको मैं कॉपी कर लूँ फिर से, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा पे पेस्ट कर फिर से। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो हमने 6 कर लिया, 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 7 की अगर बात बोलूँ तो यहाँ पे लिखा है sin 2x + cos x दिस इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन निकालो। अब लीजिए, इसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है। अब अगेन यहाँ पे एंगल गड़बड़ हुए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। तो मैं बताया ना, सिमिलर एंगल्स के टर्म में इक्वेशन बनाना होगा। तो आपने फॉर्मूला रटा हुआ है sin 2θ दिस इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। बस ये फार्मूला यूज करिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 2 sin θ मतलब sin x cos x प्लस यहाँ पे ऑलरेडी cos x दिया हुआ है। अब देखिए यही तरीका था। अब ब्रेक कर लिया, cos x देखिए कॉमन है, cos x ब्रैकेट में 2 sin x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम देखिए, यहाँ प्रोडक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं कर लूंगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, सो दिस विल इंप्लाई, या तो ये क्वांटिटी 0 होगी, प्लीज बोलिएगा, या तो ये क्वांटिटी 0 होगी। तो ये क्वांटिटी 0 मतलब दिस,
और जरूर लिखें 2 sin x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, सो यहां से अब मैं आता हूं। सो इफ cos x दिस इज इक्वल टू 0, अब देखिए यहां से डायरेक्ट यूज करिए, जैसे 0 आया ना, अब जनरल पे मत जाइए, यहां पे जनरल सोल्यूशन में जो बोला हूं ये यूज करिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो डायरेक्ट यूज को यूज करिए। तो यहां से हो जाएगा मेरा, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे 2n x इज इक्वल टू, रुकिए यहाँ पे मैंने फार्मूला जो लिखा था ये बिल्कुल आप इसी को लिख लीजिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से x इक्वल टू, थोड़ा देर में लिखेगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 या पाई बाई 2। प्लीज चेक करिएगा जहां पे n जो है इंटीजर। तो जैसे ही 0 आए ना cos x इक्वल टू 0, तो सीधे सीधे जो मैंने ये फार्मूला रटवाया आपको ये यूज करिएगा, साइन के लिए कॉस के लिए, ठीक है ना, अलग अलग। तो ये तो हो गया, तो ये तो मेरा आ गया। अब आते हैं इफ मेरा ये भी तो 0 है, तो 2 sin x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आएगा, sin x दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब यही पे मैंने आपको बोला था साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे साइन, तो साइन इन दोनों में पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव होगा ना, और यहाँ पे तो इन दोनों में छोटा ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या मुझे यहाँ पहुंचना है तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे मैं निकालूंगा किसके लिए हाफ होता है, इग्नोर करिए, माइनस इग्नोर करिए, तो हाफ किस पे होता है, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। प्लीज चेक करिएगा, पाई बाई 6। तो मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो पाई ये प्लस पाई बाई 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 6 आएगा, 7 पाई बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंसिपल में से सबसे छोटा जो हो वो रखिए। अब यहां से देखिए जनरल सोल्यूशन, दिस इक्वल टू दिस आ गया, तो यहां से x इक्वल टू क्या मैंने बताया था, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अल्फा, अल्फा मेरा क्या है 7 पाई बाई 6 जहां पे n बिलोंग्स टू z। प्लीज बोलिएगा, तो बस हो गया। सो जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, या तो x बराबर यहां से देखिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और x बराबर जो आपने अभी लिखा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n 7 पाई बाई 6 जहां पे n बिलोंग्स z। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, सो यहां से मैंने 7th क्वेश्चन भी आपको कर दिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियरली आपके पास पहुंचना चाहिए। अब 7th हो गया तो 8th भी है, 9th भी है। 8th क्या है, चलिए, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 8 है क्या है, सेक स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब ध्यान दीजिए, यहां पे तो एंगल सेम है, ठीक है ना। हमें जो भी कर रहे थे ना, ऐसा कुछ कोशिश करना है ना कि प्रोडक्ट में, जैसे मैं कर रहा था ना कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या जो फार्मूले लगा के ऐसा करते हैं कि दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्लस माइनस है, थोड़ा लफड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सेक को या तो tan में कन्वर्ट कर लूं या तो tan को सेक में। तो आसान क्या होता है, जो आपके पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से बड़े आसानी से हो जाएगा। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, थीटा की जगह 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से कैंसिल हो गया, एक साइड लाइए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस हो जाएगा tan 2x दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा।
अब यहां से आप देखिए कॉमन, अब यहां से कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक tan 2x को एक tan 2x से कैंसिल कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका है पूरा सिंप्लीफाई करिए। एक स्टेप में लिखता हूं, यहां से 1 1 कैंसिल किया आपने, तो यहां से क्या आ रहा था, tan स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू माइनस tan 2x। अब यहां से कुछ लोग क्या करते, इसको एक से कैंसिल कर देते, सीधे लिखते tan 2x इक्वल टू 1, ये गलत होता। इसको इधर लाइए, ये आया, कॉमन लीजिए, tan 2x मेरा कॉमन है, बचेगा क्या, tan 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो यहां से दिस विल इंप्लाई या तो tan 2x 0 होगा या tan 2x प्लस 1 0 होगा, ये होगा फ्रेंड्स। अब चलिए पहले इसको कर लेते हैं, इफ tan 2x दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसे 0 आए मैंने आपको उसके लिए स्पेशल फार्मूला बताया, ये बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्या था, n पाई, प्लीज चेक करिएगा। तो सीधे सीधे वहां पे एंगल की जगह 2x है, तो दिस विल इंप्लाई 2x दिस इज इक्वल टू n पाई, और यहां से क्या आ जाएगा, हमें x चाहिए तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो n पाई बाई 2, जहां पे n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां तक पहुंच पाए। अब चलिए एक तो मैंने कर दिया, अब दूसरे पे आइए, ये वाला, इफ tan 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, यहां से सॉल्व करिए, tan 2x दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अब यही पे फंसता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सबसे छोटा वाला, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे tan, तो tan इन दो जगह पॉजिटिव होगा, निगेटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो सबसे छोटा जो एंगल आएगा यहाँ पे आएगा। तो हमें मान लो ये एंगल है, तो हमें पहुंचना कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे, ये। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा पाई तक जाऊंगा, मैंने आपको बताया था, ये पूरा पाई, उसमें से इतना एंगल सेपरेट कर दूंगा। ये कितना लेते हैं, जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू, निगेटिव को इग्नोर करिए, 1 जहां पे आए, तो 1 किस पे आता है, पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, जो मुझे चाहिए ग्रीन वाला, क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 पाई बाई 4। अब बस आ गया फार्मूला आपको। अब जनरल यहाँ पे लगाएंगे, इसके लिए स्पेशल था, यहाँ पे जनरल क्या था वो आपको ऊपर मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल बताया था कि tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। चलिए यहाँ पे सीधे सीधे आप आ जाइए, सीधे सीधे दिस विल इंप्लाई, यहाँ पे एंगल 2x है ना, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मेरा क्या है, 3 पाई बाई 4। अब मुझे x चाहिए फ्रेंड्स, तो x जो आप लिखेंगे 2 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे जरूर आप लिख दीजिए n बिलोंग्स टू z। 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 पाई बाई 8, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। प्लीज इसको चेक करिएगा, प्लीज इसको चेक करिएगा। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू, पहला कहाँ गया था, ये देखिए n पाई बाई 2 या x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, जहां पे n बिलोंग्स टू z। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, यहां तक ठीक हुआ, बहुत बढ़िया। अब मैंने सारे क्वेश्चन ही कर दिए फ्रेंड्स, एक भी नहीं छोड़ा आपको। चलिए अब एक रह गया, तो इसको भी क्यों छोड़े, आप बोलेंगे कि सर ने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, sin x sin 3x sin 5x। चलिए क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x दिस इज इक्वल टू 0। यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, sin x sin 3x और sin 5x। अब यहाँ पे भी देखिए एंगल्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लाइड होते तब तो बहुत आसानी से निकल जाता, बीच में प्लस है तो फिर यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाना है। और हम कर क्या रहे हैं, पैटर्न देखिए, यहाँ पे भी वैसा कुछ था, तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा, मतलब फार्मूला यूज करते हैं कि ये कॉमन हो जाए, तभी तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो कॉमन निकालना है, तो मैं देखता हूं कि साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों को लूंगा
तो 3x आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई, नहीं, 2 साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला है, कितनी बार मैं बार बार यूज कर चुका हूं। तो चलिए इन दोनों को जब साथ लेंगे तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। साइन, पहले 5x लिख दीजिए, आप x भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं 5x प्लस साइन 3x दिस इज इक्वल टू 0। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, कभी डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके आप पूछेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, c की जगह x और d की जगह 5x, तो क्या फार्मूला है यहाँ पे सामने है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इतना, और cos c माइनस डी, तो x माइनस 5x बाई 2 दिस प्लस साइन 3x दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा उस पे आते हैं। 2 साइन 5 प्लस 1 6 होगा, बाई 2 3 हो जाएगा, साइन 3x। और यहाँ पे देखिए माइनस 4x बाई 2, तो कॉस माइनस 2x, और यहाँ से प्लस साइन 3x दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा जो है किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा, मतलब ये प्लस ही रह जाएगा। चलिए अगले स्टेप में इसको कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि कॉमन मेरा साइन 3x आ गया, यही तो करना था हमें। साइन 3x कॉमन अगर आ गया तो 2 cos 2x, देखिए इसको मैंने प्लस कर दिया इस फार्मूले से, प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जरूर लिखेगा कि सिंस दिस। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आ गया, मेरा टेंशन ही खत्म हुआ। तो दिस विल इंप्लाई साइन 3x दिस इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका तो बहुत आसान है। इफ साइन 3x दिस इज इक्वल टू 0 दिस विल इंप्लाई 3x दिस इज इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, 0 के लिए स्पेशली एक जगह कॉपी बना लीजिए। जब 0 आए तो सीधे a इज इक्वल टू n पाई, n पाई कर देना है। तो 3x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। और यहां से क्या आ जाएगा? 3 से हमें x चाहिए, तो n पाई बाई 3, जहां पे n बिलोंग्स टू z। प्लीज बोलिएगा, ये ठीक है। अब आते हैं इफ, दूसरा वाला ये 2 cos 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos 2x क्या हो जाएगा? माइनस हाफ होगा। अब अगेन वही फंसता है, cos, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉजिटिव होता है ASTC, cos यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मिनिमम लेता हूँ ना प्रिंसिपल वैल्यूज में से, तो ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, मतलब अल्टीमेट मुझे ये चाहिए। और इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ये पूरा पाई माइनस इतना एंगल, ये कहाँ पे लेते हैं कि जहाँ पे ये हाफ आए, माइनस साइन इग्नोर करिए, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो मैं क्या करूँगा? पाई में से पाई बाई 3 सेपरेट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब ये आ गया, यहाँ से जनरल सोल्यूशन आप रटे हुए हैं, क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? 2 पाई बाई 3। अब हमें देखिए x निकालना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n पाई प्लस माइनस ये जाएगा पाई बाई 3। प्लीज चेक करिए, n बिलोंग्स टू z। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा क्या क्या सोल्यूशन आया? एक तो मेरा आ गया ये और दूसरा आ गया ये। सो जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, एक तो ये n पाई बाई 3 और प्लीज चेक करिएगा, और दूसरा क्या आएगा? x इक्वल टू क्या?
n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और यहाँ पे n बिलोंग टू z। ठीक है फ्रेंड्स, तो ना करते करते मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन का सलूशन डिटेल में जाके आपको बताया। तो यहाँ से जो भी समराइज करूंगा, और अगर कोई भी डाउट होगा सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे समराइज करने में हम पूरा चैप्टर जब कर चुके हैं, हमें फोकस क्या करना है, साइन कॉस और टैन पे, क्योंकि ये बाकी जो 3 होंगे इनको मैं साइन कॉस और टैन में करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर लूंगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन जब भी होता है एक्स की वो वैल्यू जो इस रेंज में आए, ठीक है ना। जनरल सोल्यूशन ये आपको याद कर लेना, ये हर जगह काम करता है एक्सेप्ट जब साइन एक्स इजकल टू 0, कॉस एक्स इजकल टू 0 या टैन एक्स इजकल टू 0 आ जाए। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, कहीं ना कहीं लिखा था। ये फार्मूला प्लीज आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट यूज करिए। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जाके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके सीखा, और बहुत ही अच्छे से जितना बेस्ट हो सकता था हमने करने की कोशिश किया। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं हो सकता है आपका कमेंट का रिप्लाई करके भी दूर करने की कोशिश करूं। फिर भी अगर डाउट रहा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं थोड़ा सा रुक के सेपरेट वीडियोस के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो मेरा एफर्ट होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।